इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1786 का एक अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये हमारा इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और इंडियन पॉलिटी में भी जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास। और उस क्रम में हम लोग अभी तक 2 अधिनियम देख चुके हैं और ये उसी कड़ी में हमारा अगला अधिनियम है। ये सभी अधिनियम भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान था, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अब जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में एक अधिनियम आया और 1786 में ये अधिनियम जो है पिट ने पारित करवाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कॉर्नवालिस जो है उनको भारत का गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। अब यहाँ पे ये नाम आ गया कॉर्नवालिस। अभी तक एक जो इम्पोर्टेंट नाम चल रहा था वो वॉरेन हेस्टिंग का चल रहा था, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है क्लाइव का, लेकिन क्लाइव का नाम भारत के संवैधानिक विकास में उतना नहीं रहता है, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे जो कॉर्नवालिस थे, इस समय कॉर्नवालिस अमेरिका में ब्रिटेन के सेनापति थे। आप लोग जानते हैं अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्ट जो इस समय जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्ट और कुछ कनाडा का पार्ट उस समय जो था वो ब्रिटिश का वो भी कॉलोनी था। तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स जाके अमेरिका में बसे हुए थे वो मूल रूप से ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन वो लोग अब अपने ही मूल देश यानी ब्रिटेन के प्रति विद्रोह कर दिए थे और उन लोगों से उनसे स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। तो वहाँ पे जब लड़ाई चल रहा था वहाँ पे, तो ब्रिटेन का जो नेतृत्व कर रहे थे जिस सेनापति, उनका नाम था कॉर्नवालिस। यानी अब तक कॉर्नवालिस अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनी हार चुके थे और हारने के बाद उनको बहुत बड़ा एक इनाम दिया गया कि अब आपने अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनी तो गंवा दी, अब आप जाइए भारत में और जो आपने गलतियां अमेरिका में किया जिससे कि अमेरिका जो हमारी इतनी बड़ी एक कॉलोनी थी वो ब्रिटेन के हाथ से छूट गई, कम से कम इंडिया में वैसी गलती ना हो पाए और अपने गलतियों से सीखिए और जाके इंडिया में शासन को और मजबूत कीजिए और अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाइए। तो यहाँ पे ये कॉर्नवालिस की ये छोटी सी एक कहानी है यहाँ आने से पहले, और बाकी हम लोग ये हिस्ट्री के लेक्चर में कॉर्नवालिस का क्या योगदान रहा जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहीं तक हम लोग सीमित रहते हैं। अब देखिए इस अधिनियम में जो मुख्य सेनापति थी उनकी शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी। अभी अभी हमने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक गवर्नर जनरल प्लस उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद होती थी। फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम होती थी बहुमत जुटाने में, तो हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। तो अब एक गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य हो गए, टोटल 4 हो गए और इसमें एक जो है मुख्य सेनापति भी होता था। अभी क्या हुआ कि इसमें जो है गवर्नर मुख्य सेनापति की शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल में भी निहित कर दी गई ताकि हितों का टकराव कम से कम हो। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल जो था वो विशेष स्थिति में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था तथा उसे लागू भी कर सकता था। ठीक है, ये एक छोटा सा एक्ट था जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था। बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। ये जो एक्ट था वो इसका मेन काम तो यही था कि हर 20 साल के लिए हर चार्टर एक्ट में कंपनी के का एक प्रकार से आप कहिए टेन्योर बढ़ाया जाता था। तो इसमें भी लाने का मेन कारण यही था कि जो कंपनी का अधिकार है उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए और थोड़ा बहुत जैसे अधिकारों को स्पष्ट किया गया, जैसे गवर्नर जनरल का बम्बई और प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी पे अधिकार स्पष्ट किए गए। दरअसल होता क्या था कि मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर और कलकत्ता का गवर्नर जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते थे, तो इनमें कभी कभी हितों का टकराव आ जाता था क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा थी, कम्युनिकेशन कभी गैप हो जाता था, तो थोड़ा बहुत हितों का टकराव आ जाता था। तो उसमें और अधिकारों को स्पष्ट किया गया इस एक्ट में कि कौन सुप्रीम है। तो सुप्रीम तो वही बंगाल का गवर्नर जनरल ही है दोनों प्रेसिडेंसी पे। अब नेक्स्ट है, यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। यानी अगर गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहीं बाहर विजिट पे जा रहा है या इंडिया से बाहर या कहीं भी जा रहा है तो उसको अपने एक असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था।
नेक्स्ट, मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, जैसे मुख्य सेनापति का जितना भी पावर था अब वो गवर्नर जनरल में ही निहित कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, 1786 के अधिनियम के द्वारा। तो अब जो है मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में जो एक प्रकार से ऑटोमेटिक उसको सदस्य बना दिया जाता था, वो बंद हो गया, क्योंकि उसकी शक्तियां तो ऑलरेडी गवर्नर जनरल के पास चली गई हैं। इन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से ही मिलता था, जो 1919 तक जारी रहा। तो ये एक शोषण का आप लोग जान रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के संसद में जो बैठा होता था, जो कंट्रोल बोर्ड होता था, उसका सदस्य जो कभी इंडिया नहीं आता था, उसका वेतन भी भारत के कोष से जाता था। तो ये कितना अजीब बात है कि जो उसका रीजन यही था क्योंकि वो वहाँ बैठ के भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं वो तो आप सबको पता ही है, तो इसको याद रखेंगे। ये 1919 तक जारी रहा, 1919 में ये प्रावधान खत्म किया गया। यानी अगर ब्रिटिश के संसद में कोई भारत का कानून, भारत के मतलब कहने का मतलब जैसे कि बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड हो गया, अब उसमें अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है जिसको बनाया गया था भारत के प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए, तो उसमें अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उस कर्मचारी का वेतन भारत के ही कोष से जाता था। वो ब्रिटेन में जिंदगी भर ब्रिटेन में ही बैठा है, वहीं पर बैठा है, कभी भारत नहीं आया, फिर भी वेतन उसको यहीं से दिया जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अगला हमारा एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1813 का, जो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।